डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स में। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम पोल्ट्री फार्मिंग के नाम से या कुक्कुट पालन के नाम से जानते हैं। यह बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। आइए हम बात करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। पोल्ट्री फार्मिंग, या जैसा मैंने बताया कि इसको मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन के नाम से भी जानते हैं, और इसमें ऐसे पक्षियों का जो है फार्मिंग की जाती है जिनका हम मांस या अंडे जिनका हम यूज करते हैं। और ऐसे पक्षियों को जनरली हम पोल्ट्री बर्ड्स या पोल्ट्री पक्षी के नाम से जानते हैं। और इस पोल्ट्री फार्मिंग में सामान्यतः देखिए जनरली लोग मुर्गी के बारे में ही जानते हैं, लेकिन देखिए इसमें बतख एवं टर्की भी एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है। इसको जो है पोल्ट्री पक्षी के नाम से जानते हैं। और जब इनका रियरिंग की जाती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग एंड मीट, देन दिस इज नोन एज पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग को हम हिंदी में जो है कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन के नाम से भी जानते हैं। और ये इसने एक उद्योग का जो है रूप ले लिया है। देखिए ये एक मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पर कि ये एक जो है लाभदायक कुटीर उद्योग के रूप में जो है विकसित हुआ है। जनरली जो है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम रहती है, काफ़ी लोग रोजगार रहते हैं, सभी को गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब नहीं मिल पाता है। लेकिन हमारे जो अनएम्प्लॉयड जो पॉपुलेशन है वो इस प्रकार के जो उद्योग को शुरू करके एक अच्छा जो है अपनी आजीविका को ले सकते हैं। देखिए मुर्गी पालन जो है वर्तमान समय में अन्य जीव पालन उद्योगों की अपेक्षा एक लाभदायक कुटीर उद्योग, जिसको हम कॉटेज इंडस्ट्रीज कहते हैं, उसके रूप में फेमस हुआ है। क्योंकि देखिए इसको प्रारंभ करने के लिए हमें बहुत कम निवेश की आवश्यकता होती है, अर्थात इसको हम बहुत कम पैसों में जो है इसको शुरू कर सकते हैं। और जब इसको शुरू कर देते हैं तो इससे जल्दी ही हमको जो रिटर्न मिलना भी स्टार्ट हो जाता है। लगभग हमको 5-6 महीने बाद ही जो हमने जो इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर हमको जो प्रॉफिट भी होने लगता है। पोल्ट्री फार्मिंग से जो है प्रोटीन युक्त भोजन जो है प्राप्त होता है, जिसमें देखिए जो एग्स हैं और जो इनका जो मीट होता है, लगातार आय देने वाला उद्योग है। ये एक प्रकार का ऐसा जो है कॉटेज इंडस्ट्री है जिससे हमें लगातार जो है बेनिफिट मिलता रहता है। और इस काम को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्थान की आवश्यकता नहीं होती है, और ये जो है रोज़गार के अवसर भी उत्पन्न करता है। परिवार का जो कोई भी सदस्य हो वो इसमें जो है अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसमें जो है कोई विशेष क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप इसको जो है कहीं से ट्रेनिंग लेकर कुछ समय के बाद इसको अपना आप उद्योग के रूप में इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा देखिए पोल्ट्री के जो अवशेष होते हैं और जो उनके जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो अच्छे फर्टिलाइज़र के रूप में जो है यूज किए जाते हैं। देखिए ये मैं आपको एक फिगर यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये हम लोग इस फिगर में बार बार इन सब की बात करेंगे। तो ये नीचे जो दो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं बीक के नीचे, जो देखिए ये इसकी बीक है ना, बीक के नीचे जो दो सेपरेट स्ट्रक्चर हैं उसको हम बैटल्स कहते हैं। और बीक के ऊपर का जो देखिए पोर्शन है इसको हम कॉम्ब कहते हैं ना। तो इसका ध्यान रखिएगा कि ये देखिए कॉम्ब है और ये जो है बैटल्स हैं। पोल्ट्री फार्मिंग को स्टार्ट करने से पहले हम इसके जो है कुछ जो इसकी टर्मिनोलॉजी है इम्पोर्टेंट, उसके बारे में यहाँ जान लेते हैं। देखिए ये सबसे पहला जो टर्म है इसमें जो जनरली सब यूज किए जाएंगे वो है कॉक। कॉक जो है मैच्योर अनकास्ट्रेटेड मेल ऑफ हैन स्पीसीज होता है। ये एक परिपक्व जो मेल है हैन स्पीसीज का, उसे हम कॉक कहते हैं। और दूसरा देखिए हैन, मैच्योर फीमेल ऑफ हैन स्पीसीज, जो परिपक्व एक मादा जो होती है उसको हम हैन कहते हैं। कॉकरेल, ए मेल इमेच्योर ऑफ हैन स्पीसीज, जो मेल है नर लेकिन वो अभी एडल्ट नहीं हुआ, वो वयस्क नहीं हुआ है, इमेच्योर है, तो उसको फिर हम कॉकरेल के नाम से जानेंगे। तो इसी क्रम में पुलेट में देखिए जो इमेच्योर जो फीमेल है उसको हम क्या कहेंगे, पुलेट के नाम से जानेंगे। जो इमेच्योर मीन्स वो रिप्रोडक्टिवली अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, प्रजनन के लिए योग्य नहीं है। चिक्स के लिए देखो, चिक्स जो है वो यंग वंस ऑफ पोल्ट्री, जो पोल्ट्री फार्मिंग में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जनरली जो है चिक्स कहा जाता है। कैपोन, एक कैस्ट्रेटेड मेल ऑफ हैन स्पीसीज, अगर हम जो कॉक है उसको अगर हम कैस्ट्रेशन उसमें कर दें, यानी उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसको हटा दें,
जो उसकी टेस्टिस वगैरह है उसको हटा दें तो उस हैन को हम क्या कैपोन के नाम से जानेंगे। ब्रॉयलर्स मैच्योर बर्ड्स रियर्ड फॉर मीट पर्पज ऑफ आइदर सेक्स, किसी भी सेक्स का जो आइदर मेल और फीमेल जिसको हम मीट पर्पज के लिए यानी मांस उत्पादन के लिए या मांस यूज करने के लिए यूज करते हैं, मांस उसका खाने के लिए यूज करते हैं, तो उन्हें हम ब्रॉयलर्स के नाम से जानते हैं। आप इससे जो है जो लोग जो है चिकन के शौकीन हैं वो सब इन टर्म्स को जानते होंगे, ब्रॉयलर्स। ये अगला जो टर्म है वो फाउल है। फाउल मीन्स है ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स ऑफ आइदर सेक्स ऑफ हैन स्पेसीज, जो एक ही जो है किसी भी सेक्स के जो बहुत सारी जब बर्ड्स जो है एक स्थान पर इकट्ठी हो जाती हैं तो उनको हम फाउल के नाम से जानते हैं। ब्रूडी हैन ए हैन कैपेबल ऑफ हैचिंग एग्स एंड रियरिंग यंग चिक्स। ब्रूडी हैन उसको कहते हैं जो अंडे देने के लिए तैयार होती है और जो अपने बच्चों की देखभाल कर सकती है। लेयर्स ए मैच्योर फीमेल बर्ड्स रियर्ड फॉर एग प्रोडक्शन, है ना। ऐसी जो फीमेल बर्ड्स हैं जिनको अंडे उत्पादन के लिए रखा जाता है उनको हम लेयर्स के नाम से जानते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, लेयर्स जो है वो एग प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं और ब्रॉयलर्स जो हैं वो मीट प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। कलिंग रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल बर्ड्स फ्रॉम द फ्लॉक, है ना। अगर मुर्गियों के झुंड में से या बर्ड्स के झुंड में से किसी अनडिजायरेबल बर्ड को अगर हम रिमूव कर दें तो उसको हम कलिंग कहते हैं, उस पर्टिकुलर बर्ड को कलिंग कहा जाएगा। रोस्टर ए यंग चिकन ऑफ आइदर सेक्स अंडर 8 months ऑफ एज हैविंग टेंडर मीट सॉफ्ट प्लेएबल स्मूथ टेक्सचर्ड स्किन। रोस्टर जो है किसी भी सेक्स का हो सकता है और जनरली इनकी एज जो है 8 महीने से कम होती है तो उनको जो हम रोस्टर के नाम से जानते हैं। तो ये लास्ट जो टर्म है इसमें हैचिंग है। हैचिंग है द एक्सपल्सन ऑफ चिक फ्रॉम द एग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जब अंडे से जो है चूजा बाहर आता है तो उसको हम हैचिंग के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म थी जो कि पोल्ट्री फार्मिंग में सामान्यतः यूज की जाती हैं। इसको आपको इन सब टर्म्स की जो है नॉलेज होनी चाहिए। अब बात हम करेंगे मुर्गियों की नस्ल की। तो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के जो है मुर्गियों की नस्लें पाई जाती हैं। पहले हम बात करेंगे देखिए अमेरिकन ब्रीड की। अमेरिकन ब्रीड की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो ब्रीड है वो सबसे पहली जो ब्रीड है वो प्लाई माउथ रॉक है। इसका जो ओरिजिन है वो अमेरिका में हुआ है और इसके अगर हम विशेषताओं की बात करें इस प्लाई माउथ रॉक जो ब्रीड है तो इसका जो मांस है बहुत ही डिलीशियस होता है। इसमें जो है कलगी जो है एक होती है, अंडे देने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है, पंख जो इसके सफ़ेद होते हैं, है ना, स्लेटी रंग के काले निशान के साथ होते हैं। जो पंख हैं वो सफ़ेद होते हैं लेकिन बीच बीच में उनमें स्लेटी रंग के काले निशान भी पाए जाते हैं। देखिए इसमें अगर कॉक की बात करें जो मेल जो है हैन वो उसका जो वजन है वो 4.3 kg से 4.3 kg तक हो सकता है और जो हैन है जो फीमेल जो हैन है उसका जो वेट है वो 3.4 kg तक होता है। और इनका जो देखिए जो इमेच्योर जो मेल हैं उनका जो वजन है वो 3.6 kg तक हो सकता है और जबकि जो इमेच्योर जो फीमेल है ना उसका वजन 2.7 kg तक होता है। देखिए ये प्लाई माउथ रॉक है। मैंने यहाँ देखिए अगली स्लाइड में सभी जो ब्रीड है उनके पिक्चर को यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि दिस इज प्लाई माउथ रॉक ब्रीड ऑफ हैन। देखिए दूसरा जो हम स्टडी करेंगे वो है रोड आइलैंड रेड ब्रीड। रोड आइलैंड ये जो है इंग्लैंड की स्पीसीज है। इसका मांस जो है जनरली ये लेकिन अमेरिका में पाई जाती है। इसका मांस जो है वो भी डिलीशियस होता है। अंडे जो है इसके जो है भूरे रंग के होते हैं, ब्राउनिश होते हैं और पंख जो है भूरे लाल रंग के होते हैं। कॉक का जो वेट है वो 3.8 kg का होता है। हैन जो है वो 3 kg के अबाउट होती है। जो कॉकरेल है वो 3.4 kg का होता है और जो पुलेट है, पुलेट मीन्स जो इमेच्योर जो फीमेल हैन है उनका जो वजन है वो 2.5 kg तक होता है। तो ये अगली जो ब्रीड है वो है विंडॉट जो भी अमेरिकन स्पीसीज है। इसका भी देखिए जो मीट है बहुत ही डिलीशियस है। शरीर जो है इसका राउंड शेप ओवल शेप होता है और अंडे देने की क्षमता इनमें काफ़ी अधिक होती है। कॉक का वजन 3.8 kg, हैन का वजन 3 kg, जो कॉकरेल है वो 3.2 kg का हो सकता है और जो पुलेट है वो 2.7 kg का होता है। अब देखिए चौथी जो ब्रीड है अमेरिकन वो है न्यू हैम्पशायर, है ना।
और ये रोड आइलैंड इन न्यू हैम्पशायर ऑफ अमेरिका, अमेरिका में जो एक आइलैंड है हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर, वहाँ पर ये पाई जाती है। शरीर जो है इसका राउंड शेप है और इसमें एक कलगी पाई जाती है। अंडे देने की क्षमता बहुत अधिक होती है और अधिक जनन क्षमता वाली प्रजाति है। कॉक का जो वेट है इसमें 3.8 केजी तक का होता है। हैन जो है वो 2.7 केजी तक की है। कॉकरेल जो है 3.4 केजी का और जो पुलेट है वो 2.5 केजी है। देखिए यहाँ पर मैंने चारों ब्रीड को एक साथ अलग अलग पिक्चर्स के माध्यम से दिखाया, जिससे आपका जो विजन जो है अबाउट द डिफरेंट ब्रीड ऑफ अमेरिकन ब्रीड वो आपका क्लियर रहेगा। ये प्लाईमाउथ रॉक ब्रीड है, दूसरा जो है रोड आइलैंड रेड ब्रीड है, तीसरा जो है विंडॉट ब्रीड है और चौथी जो देखिए यहाँ पर ब्रीड है वो न्यू हैम्पशायर ब्रीड है ना। और देखिए इन चारों को अगर आप देखेंगे तो इनके जो है फिजिकल अपीयरेंस में, इनके साइज में, कलर में, सभी में जो है डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे जो एशियाटिक जो ब्रीड हैं, जो एशियन कंट्रीज में जो किस्में या नस्लें पाई जाती हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले ब्रह्मा है। ब्रह्मा जो है भारत के ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में पाई जाती है और यह प्रजाति जो है काफ़ी अधिक बड़ी होती है। शरीर पर जो पंख काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कॉम्ब जो है मूंगफली के आकार का दिखाई देता है। इसे किंग ऑफ ऑल पोल्ट्री के नाम से भी जानते हैं। इसे किंग ऑफ ऑल पोल्ट्री के नाम से जानते हैं। और देखिए यह प्रजाति बहुत बड़ी होती है। इसकी देखिए पिक्चर देखें तो देखिए ये ब्रह्मा जो है स्पीसीज है। इसकी जो काफ़ी बड़ा जो है इसका साइज होता है। देखिए कॉक में इसका वजन देखिए 6.2 केजी तक होता है और हैन जो है वो 4.4 केजी तक की होती है। और जो इसका कॉकरेल है वो 3.5 केजी का और पुलेट जो है 3.6 केजी तक की हो सकती है। देखिए दूसरी जो ब्रीड है वो कोचिन, और या इसको हम कोचिन चाइना के नाम से भी जानते हैं और ये चीन के संघाई प्रांत में मुख्य रूप से पाई जाती है। ये बहुत ही विशाल प्रजाति है। पंख लंबे तथा घने होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कोचिन जो है वो देखिए काफ़ी बड़ी ये प्रजाति है। इसके पंख जो है काफ़ी बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं, शरीर काफ़ी बड़ा होता है। इसका जो कॉक का वजन है वो 4.9 केजी तक का हो सकता है। हैन जो है वो 3.8 केजी की होती है। कॉकरेल जो है वो 3.6 केजी का और जो पुलेट है वो 3.1 केजी तक की होती है। देखिए तीसरी जो ब्रीड है एशियाटिक ब्रीड वो है लैंगसान ब्रीड। यह ब्रीड भी जो है मूल रूप से चीन के लैंगसान प्रांत में पाई जाती है। इसमें देखेंगे शरीर जो है छोटा एवं संगठित होता है। पैर तथा पंख लंबे होते हैं। पूंछ लंबी होती है। उंगलियों जो उनकी जो फिंगर्स हैं उंगलियों वो काले नीले रंग की तथा तलवे गुलाबी रंग के होते हैं। कॉक का वजन जो है यहाँ पर 3.8 केजी, हैन का वजन 3.4 केजी, कॉकरेल का वजन 3.6 केजी और पुलेट का वजन 2.9 केजी तक होता है। देखिए ये जो स्पीसीज है आप देख रहे हैं ये लैंगसान स्पीसीज है ना। ये दोनों जो स्पीसीज है मैंने अलग अलग, ब्रह्मा स्पीसीज है। यहाँ देखिए स्लाइटली इसके जो फेदर्स हैं वो ब्लैकिश हैं, यहाँ देखिए वाइट कलर के हैं। ये कोचिन स्पीसीज है। ये दोनों स्पीसीज जो जनरली चीन में पाई जाती हैं। देखिए तीसरी जो ब्रीड है वो मेडिटेरेनियन ब्रीड है। इसमें देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे लेग हॉर्न की। लेग हॉर्न जो ब्रीड है वो इटली में पाई जाती है। इनका आकार बहुत छोटा होता है, पूंछ लंबी होती है, शरीर सुगठित होता है और अधिक अंडे देने वाली प्रजाति है। कॉक का वजन देखिए यहाँ पर केवल 2.6 केजी, हैन जो है वो 2 केजी की होती है, कॉकरेल जो है वो 2.2 केजी का होगा और पुलेट जो है 1.8 केजी की होगी। लेग हॉर्न को आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये लेग हॉर्न ब्रीड है, इसको आप ध्यान से देखिए। आकार इसका देखिए बहुत छोटा है। देखिए दूसरी जो ब्रीड है उसको हम मिनोरका कहते हैं। मिनोरका जो ब्रीड है वो स्पेन में सामान्यतः पाई जाती है। इसको हम रेड फेस्ड स्पेनिश भी कहते हैं। इसका जो चेहरा होता है वो रेड कलर का होता है इनका, और जो इनका बॉडी का कलर है वो काला सफ़ेद होता है। पंख बहुत सुंदर होते हैं, चोंच काली होती है और अंडे जो है बड़े होते हैं। कॉक का वजन इसमें 4 केजी तक हो सकता है, जबकि हैन का वजन 3.4 केजी होता है। कॉकरेल जो है वो 3.6 केजी और जो पुलेट है वो 3 केजी तक की होती हैं। देखिए देख सकते हैं आप मिनोर का ये ब्रीड है। तीसरी जो ब्रीड है वो
एनकोना ब्रीड है। जनरली ये इटली में पाई जाती है। इसके जो पंख हैं वो चमकीले काले रंग के होते हैं और चोंच जो है पीले रंग की होती है। कॉक का वजन 2.4 kg तक होता है। हैन जो है वो 2 kg तक की होती है। कॉकरेल जो है वो सामान्यतः 2.2 kg तक का होता है और पुलेट जो है 1.8 kg तक की होती है। आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज एनकोना ब्रीड। ये देख रहे हैं आप, ये एनकोना ब्रीड है। चौथी जो ब्रीड है वो स्पेनिश ब्रीड के नाम से जानी जाती है और ये स्पेन में पाई जाती है। इसका जो फेस होता है वो वाइट होता है। शरीर जो है सामान्य आकार का होता है। पंख बहुत सुंदर होते हैं और चोंच इनकी जो काले रंग की होती है। कॉक का वजन 2 kg तक का हो सकता है और हैन जो है 1.5 kg तक होती है। इनके जो कॉकरेल हैं उनका वजन 1.6 से लेकर 1.7 kg तक का होता है, जबकि जो इनके पुलेट हैं उनका वजन जो है 1.3 से 1.3 kg तक का होता है। तो स्पेनिश ब्रीड को भी आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज स्पेनिश ब्रीड ऑफ हैन। और जो इसमें जो मेडिटेरेनियन जो ब्रीड है उसमें लास्ट जो है वो एंडेलुसियन ब्रीड है। एंडेलुसियन ब्रीड भी जो है स्पेन में पाई जाती है। इनकी जो स्किन है वो सफ़ेद रंग की होती है, चोंच हॉर्न जैसी होती है, पैर तथा उंगलियां नीले रंग की होती हैं। इनमें जो वजन है वो देखिए 3.6 kg तक का होता है और हैन का जो वजन है वो 2.25 से लेकर 2.7 kg तक का हो सकता है। इसके अलावा इनके जो कॉकरेल का वजन है वो लगभग 3 kg तक का होता है और जो पुलेट का वजन है वो 2 kg तक का हो सकता है। यहाँ सभी मैंने जो जितने भी मेडिटेरेनियन जो स्पेसीज हैं या ब्रीड हैं उनको मैंने यहाँ देखिए फिगर के माध्यम से बताया है। दिस इज लेगहॉर्न ब्रीड, दिस इज मिनोरका ब्रीड, दिस इज एनकोना ब्रीड, दिस इज स्पेनिश ब्रीड एंड दिस इज एंडेलुसियन ब्रीड। These all breeds are known as मेडिटेरेनियन ब्रीड। अब हम बात करेंगे कुछ इंग्लिश ब्रीड की। इंग्लिश ब्रीड की हम बात करें तो देखिए बहुत ही जाने पहचाने इसमें नाम है ऑर्पिंगटन स्पेसीज या ब्रीड, जो कि इंग्लैंड में पाई जाती है। ये अत्यधिक अंडे देने वाली प्रजाति है। शरीर बहुत लंबा होता है, गोल होता है, पंख ढीले से व्यवस्थित रहते हैं। कॉक का जो वजन है वो 4.5 kg तक होता है। हैन जो है वो 3.1 kg की हो सकती है। कॉकरेल जो है वो 3.8 kg का होगा और पुलेट जो है 3.1 kg की होगी। देखिए दिस इज नोन एज ऑर्पिंगटन ब्रीड ऑफ हैन, है ना। शरीर देखिए इसका काफ़ी बड़ा है, गोलाकार है। दूसरी जो ब्रीड है वो कॉर्निश ब्रीड है। इसका देखिए शरीर सुसंगठित होता है, पंख सघन होते हैं, बहुत ही डेंस होते हैं और त्वचा जो है वो पीले रंग की होती है। कॉप जो है वो मटर के समान होता है। देखिए ये कॉर्निश स्पेसीज है। कॉक का वजन जो है वो 3.6 kg का हो सकता है। हैन जो है लगभग 2.7 kg की होती है। कॉकरेल इसमें 3.1 kg का होता है और पुलेट जो है 2.2 kg की होती है। तीसरी जो इंग्लिश ब्रीड है वो ससेक्स है। ससेक्स जो ब्रीड है वो शरीर इनका चौड़ा होता है, लंबा होता है, चोंच पैर तथा उंगलियां रंगीन होती हैं। देखिए ससेक्स की बात करें तो देखिए आप, ये ससेक्स ब्रीड है। ये सब इंग्लिश ब्रीड हैं। कॉक का जो वेट है वो 3.6 kg होता है। हैन 3.1 kg की होगी। कॉकरेल इसमें 3.4 kg तक का हो सकता है और पुलेट जो है वो 2.7 kg तक की होती है। अगली जो ब्रीड है इंग्लिश ब्रीड, उसको हम डॉर्किंग कहते हैं। इसका शरीर देखिए लंबा चौड़ा तथा नीचे की ओर होता है। देखिए डॉर्किंग को देखेंगे तो इसका शरीर लंबा चौड़ा है और देखिए शरीर जो नीचे की तरफ जो अर्थ है उसकी तरफ ज़्यादा जो है होता है। इनमें रोज कॉम होती है और सफ़ेद प्रजाति में व अन्य प्रजातियों में अकेली कॉम पाई जाती है। कॉक का जो वेट है वो 4 kg होता है। हैन जो है इसमें 3 kg की होती है। कॉकरेल जो है 3.6 kg का होगा। पुलेट जो है 2.7 kg की होगी। अगली जो इंग्लिश ब्रीड है वो ऑस्ट्रेलोलैर्प है, जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ज़्यादा अंडे देने वाली प्रजाति है। मांस की पर्याप्त मात्रा इसमें रहती है। चोंच काली रंग की होती है और पंखों की मात्रा जो है अधिक होती है। इसमें जो कॉक है वो 3.8 kg का, हैन 3.3 kg की, कॉकरेल 3.4 kg और पुलेट जो है वो 2.5 kg का होता है। देखिए यहाँ पर ये
ऑस्ट्रोलैर्प इस जो ब्रीड है वो यहाँ पर इसका फिगर बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं देसी ब्रीड की। जो देसी प्रजातियां हैं हमारे जो जनरली इंडिया में जो यूज की जाती हैं, वो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें असील की। असील जो है जनरली वो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है। इस नस्ल की जो मुर्गियां होती हैं बहुत ताकतवर होती हैं, लड़ाकू होती हैं। कलगी इनमें छोटी होती है, चोंच छोटी एवं मजबूत होती है, पंख बहुत घने व्यवस्थित होते हैं। कॉक का जो वजन है वो 4 से 5 किलोग्राम का होता है। हैन 3 से 4 किलोग्राम की होती है। कॉकरेल जो है 3.5 केजी से 4.5 केजी के होते हैं। पुलेट जो है 2.8 केजी से 3.5 केजी तक की होती है। देखिए ये असील ब्रीड है, इसको आप देख लें। चिटेगोंग और मलय के नाम से भी इसको जानते हैं, और ये इसका जो ओरिजिन है वो बांग्लादेश और जो भारत के जो पूर्वी भाग हैं वहाँ पर उसका हुआ है। इनका रंग जो है सफ़ेद होता है, सुनहरे धब्बे युक्त होता है। कलगी छोटी होती है, अंगूर के गुच्छे के समान होती है। सिर लंबा, चोंच लंबी एवं पीली होती है। कॉक का जो वेट है वो 3.5 केजी से 4.5 केजी तक होता है। हैन जो है 3 से लेकर 4 किलोग्राम तक की होती है। कॉकरेल जो है वो 3 से लेकर 3.5 किलो का होता है, और पुलेट जो है वो 2.8 केजी से लेकर 3.2 केजी तक की हो सकती है। दिस इज नोन एज चिटेगोंग स्पीसीज। दिस इज द फिगर ऑफ चिटेगोंग ब्रीड। तीसरी जो देसी ब्रीड है वो बुरसा के नाम से जानते हैं, और जनरली ये गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। इनका आकार बहुत बड़ा होता है, सक्रिय रहने वाली प्रजाति है, और शरीर पर पंख जो है बहुत हल्के होते हैं। कॉक का वजन जो है वो लगभग 1.8 केजी से 2 केजी तक होता है। हैन जो है 1.2 केजी से 1.5 केजी तक होती है। कॉकरेल जो है 1.4 केजी का होता है, और पुलेट जो है वो 1 केजी तक का हो सकता है। तो ये बुरसा, इस पे बुरसा ब्रीड है। चौथी जो ब्रीड है वो घाघस ब्रीड है, जो कि जनरली कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इनका आकार जो है मध्यम होता है, अच्छी मात्र क्षमता होती है। नर कुक्कुट जो है आकृतिक रूप से अधिक प्रभावी होते हैं। कुक्कुटों में मटर कंघी मुख्य रूप से देखी जाती है, लेकिन कुछ कुक्कुटों में एकल कंघी भी होती है। कॉक का जो वेट है वो 1.8 केजी से 2.4 केजी तक होता है। हैन जो है 1.1 केजी से 1.7 केजी तक होती है, और कॉकरेल का वजन 1.4 केजी होता है, और जो पुलेट है वो लगभग 1 केजी का होता है। देखिए इसके बाद जो स्पीसीज है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पीसीज है। इसको हम कड़कनाथ और काली मासी के नाम से भी जानते हैं। आजकल ये जो स्पीसीज है काफ़ी जो है पॉपुलर हो रही है। और इसका जो ओरिजिन है वो झाबुआ और जो धार डिस्ट्रिक्ट हैं और MP के वहाँ पर है, और कुछ ये छत्तीसगढ़ के जो कुछ पार्ट्स हैं जैसे बस्तर रीजन है वहाँ पर भी जो है इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ये भारत का एकमात्र काले मांस वाला चिकन है। सफ़ेद चिकन के मुकाबले इसमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है। इसका मांस, खून, चोंच, अंडे, जुबान और स्किन सब कुछ काला ही होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा भी जो है भरपूर होती है। इसमें कॉक का जो वजन है 1.5 केजी, हैन जो है 1 केजी, कॉकरेल जो है 1.2 केजी, और पुलेट जो है वो लगभग 800 ग्राम का होता है। तो ये कड़कनाथ स्पीसीज को आप यहाँ देख सकते हैं। इसको ये जो है बस्तर रीजन में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और इसके जो मीट की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है। इसमें कोलेस्ट्रॉल जो है काफ़ी कम होता है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। पोल्ट्री डिसीजेज के बारे में हम बात करें तो देखिए ये सबसे जो इसमें मेन जो एक डिसीज है उसको हम रानीखेत रोग के नाम से जानते हैं, और सर्वप्रथम एक डोयल ने 1926 में इस रोग का पता जो है न्यू कैसल प्रदेश ऑस्ट्रेलिया में लगाया था। इसे न्यू कैसल डिसीज के नाम से भी जानते हैं। और इस रोग के विषाणु जो है पैरामाइक्सो को सबसे पहले वैज्ञानिकों ने 1639-40 में उत्तराखंड के रानीखेत शहर में चिन्हित किया था, तो इसीलिए इस जगह के नाम के ऊपर इस रोग को रानीखेत बीमारी के नाम से या रोग के नाम से भी जाना जाता है। मुर्गी में रानीखेत रोग बहुत से पक्षियों जैसे मुर्गी, टर्की, बतख, कोयल, तीतर, कबूतर, कौवे, गिनी आदि में देखने को मिलता है, लेकिन यह रोग जो है मुर्गियों को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है।
मुर्गी में रानी खेत रोग के जो लक्षण हैं, देखिए मुर्गियों का जो दिमाग सबसे पहले प्रभावित होता है, शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और गर्दन जो है इनकी एक तरफ लुढ़कने लगती है। मुर्गी को छींकें और खांसी आना शुरू हो जाता है। सांस के जो नली प्रभावित होने से सांस लेने में तकलीफ होती है। मुर्गियां जो है मुंह खोलकर जो है सांस लेती हैं। प्रभावित मुर्गियां जो हैं वो आकाश की ओर देखना शुरू कर देती हैं। पाचन तंत्र प्रभावित होने पर डायरिया की स्थिति बनती है और मुर्गियां पतला और हरे रंग का मल करने लगती हैं। इनका जो फीकल मैटर है वो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है और वो उसका जो कलर जनरली जो है ग्रीन कलर का हो जाता है। इस रोग में गैस्पिंग, खांसी, गले की खराश की आवाज़ मुख्य रूप से आती हैं। मुर्गियां जो है वो दाना खाना कम कर देती हैं और मुर्गियों को जो है काफ़ी अधिक प्यास लगती है। पंख तथा पैर में जो है लकवा मार जाता है और मुर्गियां जो है गिरना शुरू हो जाती हैं। और इस प्रकार के रोग से पीड़ित जो मुर्गियां हैं वो जनरली जो है विकृत रूप के अंडे देती हैं। मुर्गी में रानीखेत रोग के जो उपचार हैं उसकी हम देखिए बात करेंगे यहाँ पर। मुर्गी में रानीखेत रोग से बचाव के लिए किसानों और मुर्गी पालकों के पास सिर्फ एक ही उपाय होता है, जिसको हम वैक्सीनेशन के द्वारा ठीक कर सकते हैं। यह टीकाकरण स्वस्थ पक्षियों में सुबह के समय करना चाहिए और उन्हें रोग से प्रभावित पक्षियों से अलग कर देना चाहिए। सबसे पहले हमें F1 लाइव या लेसोटा लाइव जो वैक्सीन है उसकी जो डोज है या खुराक है वो 5 से 7 दिन पर देनी चाहिए और दूसरी RV स्ट्रेन की बूस्टर डोज 8 से 9 हफ्ते और 16 से 20 हफ्ते की आयु पर देनी चाहिए। तो ये दो वैक्सीन हैं, F1 लाइव जिसको हम लेसोटा के नाम से भी जानते हैं, ये पहले दी जाती है। उसके बाद दूसरी जो डोज है वो RV स्ट्रेन है, इसको लगभग 8 से 9 हफ्ते और 16 से 20 हफ्ते की आयु पर देनी चाहिए। तो दूसरा रोग है फाउल पॉक्स। फाउल पॉक्स जो है ये विषाणु जनित एक संक्रामक कंटेजियस डिसीज है। नवजात मुर्गियों में यह रोग अधिक देखने को मिलता है। इसमें जो मृत्यु दर है वो 100% तक होती है। इस रोग में कॉम्ब और बैटल में मस्से जैसी रचनाएं दिखाई देने लगती हैं। मैंने बताया था आपको कॉम्ब और बैटल बैटल जो है चोंच के नीचे का भाग है और कॉम्ब जो है वो चोंच के ऊपर या बीक के ऊपर पाई जाती है। इसमें जो है मस्से जैसी रचनाएं पड़ जाती हैं। आँखों एवं नासा छिद्रों से पीले रंग का पदार्थ निकलता है जिससे श्वसन संबंधी जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इस रोग से निजात पाने के लिए संक्रमित जो त्वचा है मुर्गियों की उनको डेटॉल एवं सिल्वर नाइट्रेट के घोल से साफ करना चाहिए। 4 हफ्ते से अधिक आयु की मुर्गियों को पिजन पॉक्स वैक्सीन की डोज देनी चाहिए। पिजन पॉक्स एक वैक्सीन है। अगर किसी को फाउल पॉक्स रोग हो गया किसी मुर्गियों को तो उनको पिजन पॉक्स वैक्सीन की डोज देनी चाहिए। रोग ज़्यादा फैल जाने पर संक्रमित मुर्गियों को पृथक कर देना चाहिए। अगर ये रोग ज़्यादा मुर्गियों में फैल गया तो ऐसी मुर्गियों को जो है जो स्वस्थ मुर्गियां हैं उनसे जो अलग कर देना चाहिए, जिससे हम इस रोग को अन्य मुर्गियों में ना फैलने दें। तीसरी जो डिसीज है वो मेरिक डिसीज है। मेरिक जो कि बीमारी मुर्गी की एक विषाणु जनित संक्रामक बीमारी है। ये भी एक देखिए वायरल डिसीज है जो तंत्रिकाओं पर हमला करती है और बच्चाघात का कारण बनती है। यह विषाणु पंख के रोम से फैलता है। विषाणु जो है वो पंख के रोम से फैलता है और सांस द्वारा प्रेषित होता है। चौथी बीमारी जो है वो ट्यूबरक्लोसिस है। यह एक बैक्टीरियल डिसीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा फैलता है और इस रोग के कारण शरीर में मांसपेशियां जो हैं उनकी जो एक ग्रेविटी मांसपेशियां जो है वो कम हो जाती हैं। पैरों में जो है लकवा मार जाता है। संक्रमित मुर्गियों को जो है पृथक कर देना चाहिए। अगर ऐसी मुर्गियों में जो ट्यूबरक्लोसिस रोग हो गया है तो उनको जो स्वस्थ मुर्गियों के साथ नहीं रखना चाहिए, उनको जो है अलग से जो है दूसरे स्थानों पर रखना चाहिए, इससे जो है अन्य मुर्गियों को यह रोग ना फैल सके। ये अगला जो डिसीज है वो है टिक फीवर। इस रोग को स्पायरोकीटोसिस के नाम से भी जानते हैं। यह एक बैक्टीरियल डिसीज है जो कि टिक्स के द्वारा फैलती है। एक विशेष टिक है इसको हम आर्गस कहते हैं, उसके द्वारा यह जो है बीमारी फैलती है। अगली जो डिसीज है वो एस्परजिलस के नाम से जानते हैं। यह एस्परजिलस जो है एक फंगल रोग है जो त्वचा तथा कोशिकाओं पर आक्रमण करता है और इस रोग से त्वचा में धब्बे एवं खुजली हो जाती है। इस रोग से बचने के लिए एंटी फंगल पाउडर का छिड़काव करना चाहिए। आसपास की जगहों को जो है स्वच्छ रखना चाहिए। अगली जो डिसीज है वो है
पेरोसिस के नाम से जानते हैं। और यह रोग जो है मैग्नीज Mn की कमी के कारण चूजों में होती है। पैरों की जो अस्थियां हैं वो मुड़ जाती हैं, शरीर से जो कोऑर्डिनेशन है, नियंत्रण है, वो समाप्त हो जाता है। इस रोग से बचने के लिए चूजों को भोजन में मैग्नीज की ज़्यादा मात्रा देनी चाहिए। और कुछ अन्य बीमारियां भी हैं जिससे जो है मुर्गियां जो है मुर्गियों में होती हैं, जैसे जॉइंडिस है, डायरिया है, डिसेंट्री है, कॉलरा है और चिकन पॉक्स हैं। तो ये सब बात थी मुर्गी पालन में आने वाली दिक्कतों की, बीमारियों की। हम बात करेंगे कि जो मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन के जो बाई प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, वो क्या क्या हैं। तो देखिए, जैसा हम लोग जानते हैं कि कुक्कुट पालन जो है वो एग जनरली एग के लिए किया जाता है। इसमें 95% अंडों का सीधे उपयोग किया जाता है तथा 5% अंडों का उपयोग बेकरी में किया जाता है। मीट, इनका जो मांस है वो काफ़ी अधिक स्वादिष्ट होता है, इसीलिए इन्हें टेबल बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पोल्ट्री के बाई प्रोडक्ट हैं, एग हो गया, मीट हो गया। देखिए, तीसरा पंख। मुर्गियों के जो पंख होते हैं वो हल्के एवं मुलायम होते हैं और इन पंखों का जो उपयोग है वो शटल कॉक बनाने में किया जाता है। जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो बैडमिंटन जो है वो शटल कॉक्स के साथ ही खेला जाता है। और शटल कॉक में आप देखते होंगे कि जो है उसमें मुर्गियों के जो पंख होते हैं उनका यूज किया जाता है, लेकिन आजकल आर्टिफिशियल शटल भी आ रही हैं। सॉफ्ट टॉयज को भरने में जो है वो मुर्गियों के जो फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं, उनका यूज किया जाता है। गद्दे एवं तकियों को भरने में, कुछ विशेष प्रकार के गाउन एवं जो है सॉल बनाने में भी जो है इनके पंखों का उपयोग किया जाता है। चौथा जो प्रोडक्ट है इनका वो खाद है, जिसको मैन्योर के नाम से जानते हैं। पोल्ट्री के अवशेष एवं उत्सर्जी पदार्थ खाद के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आदि जो है तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो पौधों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो ये आज मैंने आपको डिफरेंट टाइप की जो ब्रीड्स हैं हैन की, उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। उनमें होने वाले रोगों को हमने देखा और मुर्गी पालन से हमको क्या क्या जो बेनिफिट हैं, क्या क्या मुर्गी पालन के जो उत्पाद हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। और ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे आते रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, लगातार आपके कमेंट्स हमको मिलते रहते हैं। हम लोग जैसे भी आपके क्वेश्चन होते हैं, क्वेरी होते हैं, उनको आपके सामने सॉल्व करते हैं। उनको हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी बताते हैं और कमेंट जो हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट हैं उसके माध्यम से भी हम कोशिश करते हैं कि आपकी जो क्वेरीज हैं उनका सॉल्यूशन आप तक बहुत जल्दी से जल्दी पहुंच सके। आप हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते रहें। अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।